हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि संधि डायोड एक अर्धदृष्टि तरंगकारी के रूप में कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे कि संधि डायोड पूर्ण दृष्टि तरंगकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। कोई डायोड लगाने पर वो पूर्ण दृष्टि, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें हमें धारा हाफ साइकिल में प्राप्त होती थी, और पूर्ण दृष्टि तरंगकारी में जो धारा का प्रवाह है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो जो आपका पूर्ण दृष्टि तरंगकारी है ये क्या करता है, एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को के संपूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण दृष्टि तरंगकारी। तो इसकी डिफिनीशन लिख लें। एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पूर्ण रूप से दृष्टिकरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण दृष्टि तरंगकारी कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पूर्ण रूप से दृष्टिकरण कर देता है, पूर्ण दृष्टि तरंगकारी कहलाता है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसका पूर्ण रूप से दृष्टिकरण होता है। तो पिछली बार की तरह सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली ले लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और इसको हम एक एसी स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? एसी स्रोत से। इसको हम एक एसी स्रोत से जोड़ देते हैं। एसी स्रोत से हमने जोड़ दिया। और द्वितीयक कुंडली, इसको हम पी कह लेते हैं, और मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली का पहला सिरा P1 और नीचे वाला सिरा P2 है। इसके बाद एक क्रोड लगाते हैं और द्वितीयक कुंडली से जोड़ते हैं। ये द्वितीयक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। और द्वितीयक कुंडली में हम एक पिछली बार की तरह एक डायोड लगा देते हैं, ऐसे। ये डायोड है, इसको हम कहते हैं, ये D1 डायोड है। इसको हम नाम दे देते हैं D1। ये आपका P है, ये आपका N है। और फिर इस डायोड को हम यहां भी एक डायोड लगाते हैं। इसमें दो डायोड लगाएंगे, एक डायोड यहां लगाते हैं ऐसे, और थोड़ा अच्छे से बना ले इसको। ये हमने एक और डायोड लगा दिया और इसको मिटा देते हैं। ये आपका है D2 डायोड और ये आपका P है, ये आपका N है। एक डायोड हमने यहां और लगा दिया, ये इसको D2 डायोड कहते हैं। और इसके बाद हम इसके मध्य बिंदु से एक रेखा लेते हैं और इस ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है इसके मध्य बिंदु से, और इसको हम कहते हैं मध्य निकासी बिंदु। इसके मध्य बिंदु से, इस बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य निकासी बिंदु से इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं और यहां पर एक लोड लगा देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? एक लोड लगा देते हैं RL, और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मध्य निकासी बिंदु। मध्य निकासी बिंदु।
मध्य निकासी बिंदु कहते हैं। और उसके बाद यहां एक बिंदु लेकर उसको मान लेते हैं एक्स बिंदु है यहां, और एक बिंदु यहां से हम निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो यहां से इसको हम क्या लिख लेते हैं, वी नॉट। यहां से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त, निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये मध्य निकासी बिंदु है, और ये हर ट्रांसफार्मर पे नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। ये केवल एक विशेष टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं, सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर। ये किस ट्रांसफार्मर में होते हैं, सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर। सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है जिसमें मध्य निकासी बिंदु होता है, जिससे ये इसको फिर हम इसके मध्य निकासी बिंदु से जोड़ देते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस के द्वारा इस बिंदु से जोड़ देते हैं। तो ये तो प्रोसेस था जिसमें हमने दो डायोड्स लगाए हैं, एक D1 एक D2, और इसमें वोल्टेज, इसमें हमें वोल्टेज कैसे प्राप्त होती है। तो जब हम एक बार आपको समझा देते हैं, ये एक प्राथमिक कुंडली है P, ये एक द्वितीयक कुंडली है, इसको हम S1 और S2 लिख सकते हैं। और इसमें हमने एक डायोड लगाया है यहां, और एक हमने यहां डायोड लगाया है, और इस द्वितीयक कुंडली के मध्य निकासी बिंदु से हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है, जिसको यहां से जोड़कर हमने निर्गत वोल्टेज प्राप्त की है। तो प्रोसेस तो वही पुराना प्रोसेस है। कैसे इसको करेंगे, देखिए, जब हम इस प्राथमिक कुंडली का ये वाला सिरा ऋणात्मक लेते हैं, तो ये वाला ऑटोमेटिक सिरा धनात्मक हो जाता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा ये अन्योन प्रेरण के द्वारा ये जो माइनस हुआ है, यहां क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहां क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब ये सिरा प्राथमिक कुंडली का ये सिरा माइनस होता है, तो ये जो पहला डायोड D1 लगाए हैं, इसका ये वाला सिरा धनात्मक हो जाता है, और ये वाला सिरा, देखिए, जब ये वाला सिरा धनात्मक हो गया, तो इस डायोड का ये वाला N वाला सिरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो इस दशा में ये अपने भीतर, ये तो अग्र अभिनत बन जाता है, ये अपने भीतर से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, लेकिन ये तुरंत ही क्या बन जाता है, उत्क्रम अभिनत बन जाता है, पश्च दिशिक बन जाता है। ये अपने भीतर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, ये मान लेते हैं कि आपका निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज, और ये कुछ ये ऐसे है, इसको हम यहां लिख लेते हैं एसी स्रोत। थोड़ा सा इसको और कम में बना लेते हैं, ये आपका निवेशी वोल्टेज है। और उसके बाद हम बना लेते हैं जो निर्गत D1 है, मतलब इसके द्वारा जो निर्गत D1 डायोड, और एक फिर बना लेते हैं इसमें कि निर्गत D2, निर्गत D1 वोल्टेज लिख लेते हैं इसको, और इसको फिर क्या लिख लेंगे, एक और बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं निर्गत D2 वोल्टेज, निर्गत D2 वोल्टेज। ये निर्गत D1 वोल्टेज है, निर्गत D2 वोल्टेज। अब थोड़ा इसको हम यहां से ऐसे बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये देखिए, और इनका जो डायग्राम है, बेसिक डायग्राम, जो हमको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वो क्या है, निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज आपको क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, जब प्राथमिक कुंडली का ये वाला सिरा ऋणात्मक होता है, तो ये वाला सिरा धनात्मक हो जाता है। तो ये वाला जो D1 डायोड है, ये उत्क्रम, ये अग्र अभिनत बन जाता है,
और अग्र अभिनत बन जाता है तो अपने भीतर से ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो पहले कंडीशन में हमें निर्गत D1 से विद्युत धारा मिलेगी, यानी यहां से हमको विद्युत धारा प्राप्त होगी। लेकिन उसी समय D2 आपका जो D2 डायोड है वो पश्च दिशिक हो जाता है, उत्क्रम अभिनत बन जाता है, तो इसमें से कोई धारा प्राप्त नहीं होती। तो ये D2 वाला क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, इसमें हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। अगले स्टेप में जैसे ही हम P1 को धनात्मक करते हैं वैसे ही P2 क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ये ऋणात्मक हो जाता है, ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो ये जब धनात्मक हो जाता है तो ये P जब धनात्मक हो गया तो N ऋणात्मक हो गया, तो ये बन जाता है अग्र अभिनत, और अग्र अभिनत होगा तो ये अपने भीतर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। लेकिन उस समय ये क्या बन जाता है, ऋण होने के नाते ये बन जाता है पश्च दिशिक, और ये अपने भीतर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। तो दूसरे स्टेप में ये D2 से, यानी D2 से हमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और D1 वाला क्या रहता है, खाली हो जाता है। यही क्रिया इसमें ऐसे होती जाती है। तो अगले में क्या होगा, अगले में D1 में मिलेगा जैसे हम करेंगे, और फिर अगले में किस पर मिलेगा, D2 पर मिलेगा, ऐसे इसमें मिलता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर हम इसको ऐसे भी बना लें, ये ऐसे बना लेते हैं, ये देखिए जब इसमें मिल रहा था तो इसमें नहीं मिल रहा था, ये पश्च दिशिक हो गया था। जब ये पश्च दिशिक हो गया था तो ये अग्र दिशिक हो गया था। जब ये अग्र दिशिक था तो ये पश्च दिशिक हो गया था, और जब ये पश्च दिशिक था तो ये अग्र दिशिक हो गया था। तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए सबसे पहले ये धारा हमको मिल रही है इस चक्र में, पहले चक्र में धारा मिल गई। अब दूसरे में भी देखिए मिल रही है करंट, ये मिल रही है, तीसरे में भी हमको मिल रही है ये, उसके बाद इसमें चौथे में भी इसे मिल रही है। तो ध्यान दीजिए ये पूरी साइकिल पूरी हो जाती है, और 100% जो इसमें प्रत्यावर्ती धारा भेजते हैं उसका लगभग 81.6% विद्युत धारा हमें जो प्रत्यावर्ती धारा का जो दृष्टिकरण है वोल्टेज का, वो लगभग 81.6% वोल्टेज का दृष्टिकरण कर देता है। ये आपका पूर्ण दृष्टि तरंगकारी में D1 और D2 डायोड्स को लगाकर हम 81.6% प्रत्यावर्ती धारा से दृष्टिकरण करके वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और पिछले में कितना था, 40 दशमलव कुछ था। तो ये इस प्रकार से कार्य करता है। तो अब हम बात कर लें, आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं। जब D1 डायोड का P सिरा, D1 डायोड का P सिरा धनात्मक होता है, तब वो अपने भीतर से, तब वो ऐसे लिख देते हैं, तब वो अग्र अभिनत बन जाता है, अग्र अभिनत बन जाता है, तथा अपने भीतर से धारा प्रवाहित होने देता है, और उसी क्षण D2 आपका क्या बन जाता है, उसी क्षण डायोड D2 पश्च दिशिक बन जाता है, और अपने भीतर से धारा प्रवाहित नहीं होने देता। अब आगे आप लोग फिर लिख सकते हैं कि अब इस अगला स्टेप क्या लिखेंगे, जब D1 पश्च दिशिक बन जाता है और D2 अग्र दिशिक बन जाता है, तो फिर D2 अपने भीतर से धारा प्रवाहित होने देता है और D1 अपने भीतर से धारा प्रवाहित नहीं होने। तो आगे स्टेप आप लोग लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टता प्राप्त हो जाती है। तो
तो ये आपने जो आज पढ़ा कि पीएन संधि डायोड एक पूर्ण दृष्टि तरंगकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। अब इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके पेपर में पूछा गया है, उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उस न्यूमेरिकल को लेते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I1, I2 तथा I3 के मान ज्ञात कीजिए। और आपके सामने एक सर्किट दी गई है, एक डायग्राम दिया गया है, और उस डायग्राम की सहायता से हमें I1, I2 और I3 के मान ज्ञात करने हैं। यह एक सवाल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें इसका पहले हम नाम लिख लेते हैं, इसको बना लेते हैं फिगर। ये कुछ ऐसे दिया गया है, पहले से 20 वोल्टेज और 100 ओम का प्रतिरोध है, दूसरे से एक डायोड लगा है, और इससे 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, और तीसरे से भी एक डायोड लगा है लेकिन वो फॉरवर्ड बायस में है, और इससे भी कुछ प्रतिरोध जोड़ा गया है, और फिर इसमें जो I3 धारा जा रही है इससे भी एक डायोड लगा दिया गया है, और इससे भी कुछ करंट प्रतिरोध लगा दिया गया है जो धारा बह रही है। इसमें से I3 धारा बह रही है, इसमें से I2 धारा बह रही है, इसमें से I1 धारा बह रही है, और इसमें से I धारा बह रही है, और इसका जो मान दिया है वो 20 वोल्ट है, ये 50 ओम है, ये 100 ओम है, और 100 ओम है, और ये 150 ओम है, और ये आपका 50 ओम है। तो इतना दिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो आपका है इसमें से आपसे पूछ रहा है I1, I2, I3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको दे देते हैं A, इसको लिख लेते हैं B, C, D, E, F, और इसको G मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें जो धारा है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और आपका जो डायोड लगा है वो इस दिशा में है। तो AB डायोड उत्क्रम अभिनत होने के नाते इस पर जो धारा का मान होगा कितना होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले AB में लगा डायोड उत्क्रम अभिनत होने के कारण I1 का जो मान आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये I2 और I3 का मान अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो I2 और I3 में जो ये प्रतिरोध लगाए गए हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये प्रतिरोध। तो R1 बराबर कितना है, यहां पर अगर हम बात करें जिसमें I1 धारा है तो प्रतिरोध कितना है, R1 बराबर कितना है, 50 ओम है, और R2 बराबर कितना मान लेते हैं, जब I2 धारा बह रही है वो भी 50 ओम ही है, 50 ओम है, ये भी 50 ओम आपका हो गया। तो ये टोटल अगर इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस देखें तो 100 ओम का हो गया। तो और इसमें कितना है, R2 का मान कितना दिया गया है, 150 ओम, I3 का मान कितना है, 150 ओम। गलत तो नहीं, फिगर देख लीजिए एक बार। हाँ, R2
बराबर हो गया R1 50 ओम हो गया और R2 भी 50 ओम हो गया। R3 कितना दिया है 150 ओम, 150 ओम हो गया। तो CD और EF एक दूसरे के समांतर हैं। सबसे पहले देख लेते हैं CD तथा EF एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर है। जब ये एक दूसरे के समांतर है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1/r डैश, मान लीजिए 1/r2 प्लस 1/r3, तो कितना हो जाएगा 1/50 प्लस 1/150, तो ये आपका 150 हो जाएगा और 3 प्लस 1 तो 4/150 ओम, या R डैश का मान कितना आ जाएगा 150/4 ओम। इसको मान लेते हैं R डैश का मान आ गया एक नया R डैश मान लीजिए या R मान लीजिए, इसको R ही मान लीजिए। अच्छा, अब तुल्य प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध इसके लिए तो टोटल प्रतिरोध कितना है 100 ओम का है, तो इसी में 100 ओम जोड़ दीजिए सीधा सीधा, तो R डैश बराबर हो जाएगा, इसको अब R डैश मान लेते हैं, R डैश बराबर हो जाएगा R प्लस 100 ओम, 100 ओम का है, क्योंकि अभी मैंने इसको किया R बराबर तो भी ये 100 ओम ही आएगा, तो इस 100 ओम को इसमें जोड़ देते हैं, तो 100 ओम, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो 100 ओम जब जोड़ देंगे तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 150/4 प्लस 100, तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 150 प्लस 400/4, तो कितना आ जाएगा 550/4 ओम, ये R डैश का मान आ गया 550/4 ओम। इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी I बराबर V/R डैश हो जाएगी। भाई प्रवाहित धारा कितनी होगी I में, I बराबर V/R डैश पूरे में, तो V का मान कितना आया है 20 वोल्ट है और R डैश का मान कितना आया है 550/4, तो कितना आ जाएगा 20 गुणे 4/550, तो ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8/55, 8/55, तो आ जाएगा I बराबर कितना आ गया 8/55, और 8/55 को लिखेंगे 0.415 एम्पियर, ये आपका धारा का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए कि CD और EF में जो विभवांतर है, इसमें जो विभवांतर है वो समान विभवांतर रहेगा, क्योंकि धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो CD और EF, CD तथा EF का विभवांतर, CD तथा EF का विभवांतर समान होगा, समान होगा, CD तथा EF का जो विभवांतर हो समान होगा, तो I2 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I3 इंटू 150, यही तो हो जाएगा। तो आप I2 का मान अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा I3 गुणे 150/50, काट दीजिए 5 या 15, तो कितना आ गया I2 बराबर 3I3, ये आ गया। तो अब चूंकि हम जानते हैं I बराबर क्या होगा I2 प्लस I3, इनके बीच I2 प्लस I3, तो I2 का मान कितना है 3I3 और प्लस I3, तो कितना आ जाएगा 4I3 हो जाएगा, भाई 4I3 हो जाएगा। तो क्या आया, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा, आया है I बराबर 4I3, और I का मान अभी हमने निकाला है, कहां निकाला 0 कुछ निकाला था 0.415, तो ये आपका आ जाएगा 0.415/4 बराबर I3, तो I3 का मान कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो आएगा आपका, हमने भाग दे के देखा 0.036 एम्पियर, ये I3 का मान आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा I2 का, तो यहां निकाल लीजिए I2, तो बड़ा आसान हो गया, ये देखो I2 बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 0.036, तो कितना आ जाएगा गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 0.108 एम्पियर, तो ये आपका क्या आ गया I3, I2 भी आ गया, ये देखिए I2 आ गया, ये आपका I1 आ गया, और ये आपका आ गया
कहाँ चला गया, I3 आ गया, I2 आ गया, सब I1 I2 I3 जिसके मान पूछ रहे थे सब मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।